इस वीडियो में 10वीं क्लास बिहार बोर्ड जीव विज्ञान पाठ 4 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। चूँकि इससे पहले हमने सारे पाठ के प्रश्नों को हल किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी सभी पाठ के प्रश्नों को हल किया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क क्या है, यानी कि किडनी जिसको वृक्क कहा जाता है, यह कैसे कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी कारणवश किसी व्यक्ति का वृक्क यानी किडनी क्षतिग्रस्त होकर अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, तब उसके शरीर में विषाक्त पदार्थ जैसे यूरिया, जल, खनिज लवण इत्यादि जहरीले पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के द्वारा संपादित कराया जाता है। यह मशीन डायलिसिस मशीन कहलाता है। यह मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। इस मशीन में एक टंकी होता है जिसे डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर में डायलाइसेट नामक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ में सेलोफेन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकती रहती है। यह बेलनाकार रचना आंशिक रूप से पारगम्य होता है तथा यह केवल विलय का ही विसरण होने देता है। डायलिसिस फ्लूइड की सांद्रता सामान्य ऊतक द्रव जैसी होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजनी विकार तथा लवण की अत्यधिक मात्रा नहीं होती है। डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी के द्वारा निकालकर उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, परंतु इस रक्त को एक विशिष्ट प्रतिस्पंदक से उपचारित कर तरल पदार्थ में ही रखा जाता है। इस रक्त को एक पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है। यहाँ रक्त से नाइट्रोजनी विकार विसरित होकर डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। इस तरह शुद्ध किए गए रक्त के पुनः शरीर के तापक्रम पर लगाया जाता है, यानी कि लाया जाता है। फिर इस रक्त को पंप की मदद से एक सिरा के द्वारा रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क तथा उससे संबंधित उत्सर्जी अंगों का वर्णन करना है। इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य में वृक्क एवं उससे संबंधित रचना जो उत्सर्जन में भाग लेती है वह इस प्रकार है। पहला, वृक्क। मनुष्य में गहरे भूरे लाल रंग के सेम के बीज के समान एक जोड़ा वृक्क उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। इसकी बाहरी सतह उन्नतोदर तथा भीतरी सतह नतोदर होती है। इसकी भीतरी नतोदर सतह जाइलम कहलाती है, जहाँ से वृक्क धमनी प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकालती है। दूसरा, वृक्क की आंतरिक संरचना होगा। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से बना एक कैप्सूल से ढका रहता है। प्रत्येक वृक्क में 2 भाग परांतस्थ तथा अंतस्थ होते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अगला है नेफ्रॉन की संरचना। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्याले जैसी रचना होती है जिसे बोमैन संपुट कहते हैं। यह रचना एक कोशिका गुच्छ नामक रक्त कोशिकाओं के जाल को घेरता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेफ्रॉन के कार्य में एक समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडली भाग होता है। समीपस्थ भाग नीचे आकर अवरोही चाप एवं प्रांतस्थ भाग में जाकर अधिरोही चाप बनाता है। अधिरोही एवं अवरोही चापों के बीच एक विशेष भाग हेनले का चाप अवस्थित होता है। अधिरोही चाप आगे की ओर एक संग्राहक नलिका में खुलती है। इस नलिका में अनेक अन्य वृक्क नालिकाएं आकर खुलती है और सभी संग्राहक नलिका आपस में मिलकर सामान्य संग्राहक नली बनाते हैं, जो अंत में मूत्र मार्ग वाहिनी में खुलती है। अगला है मूत्र वाहिनी। यहाँ प्रत्येक वृक्क के जाइलम से निकलती है। इसका शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलता है थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। अगला है मूत्राशय। प्रत्येक मूत्र वाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली नुमा रचना है जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम में
के नीचे अवस्थित होती है। अगला है मूत्र मार्ग। यह मूत्राशय के पिछले भाग से निकलने वाली एक नली है जो मूत्र द्वार के द्वारा शरीर से बाहर की ओर खुलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वृक्क बाहर से एक पतले कैप्सूल से ढका रहता है जो संयोजी ऊतक एवं एक आरेखित पेशी का बना होता है। यह आंतरिक दृष्टिकोण से बाहरी प्रांतस्थ भाग एवं भीतरी अंतस्थ भाग में बैठा होता है। अंतस्थ भाग को वृक्क शंकु कहते हैं क्योंकि यह 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख नेफ्रॉन नामक रचनात्मक इकाई से बना होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्याले जैसी रचना होती है जिसे बोमैन संपुट कहते हैं। यह रचना एक कोशिका गुच्छ नामक रक्त कोशिकाओं के जाल को घेरता है जिसे ग्लैमेरुलस कहते हैं। नेफ्रॉन के कार्य में एक समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडली भाग होता है। समीपस्थ भाग नीचे आकर अवरोही चाप एवं प्रांतस्थ भाग में जाकर अधिरोही चाप बनाता है। अवरोही एवं अधिरोही चापों के बीच एक विशेष भाग हेनले का चाप अवस्थित होता है। अधिरोही चाप आगे की ओर एक संग्राहक नालिका में खुलती है। इस नालिका में अनेक अन्य वृक्क नालिकाएं आकर खुलती है और सभी संग्राहक नालिका आपस में मिलकर सामान्य संग्राहक नली बनाते हैं जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसे होती है, समझाएं। इसका आंसर हो जाएगा, वृक्क से मूत्र के रूप में उत्सर्जन निम्नलिखित क्रियाओं के द्वारा होता है। पहला हो जाएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। यह एक भौतिक प्रक्रम है जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अपवाही धमनी का व्यास अभिवाही धमनी के व्यास से कम होने के कारण ग्लोमेरुलस की रुधिर कणिकाओं में रुधिर बहुत दाब के साथ प्रवेश करता है। इस दाब के फलस्वरूप रुधिर प्लाज्मा बोमैन्स कैप्सूल की भित्ति द्वारा छनकर इसके भीतर प्रवेश कर जाता है। ग्लोमेरुलस में छनने की इस क्रिया को प्राणी स्यनंदन कहते हैं और छनित पदार्थ को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। दूसरा हो जाएगा ट्यूबुलर पुनर्वशोषण। जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नलिकाओं से होकर गुजरता है, इसी समय कोशिकाएं उन पदार्थों को जिसकी आवश्यकता होती है जैसे ग्लूकोज उसे शोषित कर लेती है। 3 नंबर है ट्यूबुलर स्त्रवण। समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित वृक्क नालिका की कोशिकाएं कुछ अन्य पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थों के रूप में स्त्रवित करती है जो फिल्ट्रेट से मिल जाते हैं। इस प्रकार जब छनित द्रव दूरस्थ कुंडलित भाग में पहुंचता है तब इसे मूत्र कहते हैं। यह मूत्र नालिका से होते हुए मूत्राशय में जमा होता है और समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। इसका आंसर हो जाएगा, जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इनमें उत्सर्जन के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। उसमें पहला है श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों एवं वात रंध्रों के द्वारा उत्सर्जित होती है। अगला है 2 नंबर पॉइंट, वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्रों द्वारा तथा पौधे के अन्य भागों से निष्कासित होता है। 3 नंबर पॉइंट है, बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्ट या उत्सर्जित पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जो उसके मृत कोशिकाओं जैसे अंतःकाष्ठ में संचित रहते हैं। पौधे उत्सर्जित पदार्थों को अपने पत्तियों एवं छाल में भी संचित रखते हैं। पत्तियों के गिरने एवं छाल के बिलगांव से इन उत्सर्जित पदार्थों का पादप शरीर से निष्कासन होता है। अगला 4 नंबर पॉइंट है, कुछ उत्सर्जित पदार्थों में कोशिकीय रिक्तिकाओं में जमा रहते हैं। विभिन्न चयापचयी क्रियाओं के दौरान रेजिन, गोंद, टैनिन इत्यादि उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण होता है। अगला है 5 नंबर पॉइंट, कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है जिसे लैटेक्स कहते हैं। अगला है 6 नंबर पॉइंट,
जलीय पौधे उत्सर्जित पदार्थों को विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं।